ये जो दो फंक्शन मैंने क्लास के बाहर आउट ऑफ लाइन डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन किए हैं, इनकी वजह क्या है? कोई क्वेश्चन आंसर दीजिए। बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड, नथिंग इज बीइंग चेंज्ड बिकॉज वी डिडंट राइट द स्टूडेंट क्लास येट। तो मसला क्या हुआ था? अगर स्टूडेंट क्लास नहीं लिखी तो भी क्या मसला है? अच्छा, नहीं, इसकी रीज़न है एग्जैक्टली exactly, हाँ जी, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली यही हो रहा है कि प्रिंट स्टूडेंट के अंदर हमने, अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट फैकल्टी की क्लास के अंदर स्टूडेंट का पब्लिक फंक्शन है गेट नेम, ठीक है। ये फ्रेंड फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये पब्लिक फंक्शन है स्टूडेंट का गेट नेम। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है। तो ये फंक्शन अगर कॉल हो रहा है और अगर अभी तक स्टूडेंट की क्लास डिक्लेयर ही नहीं हुई है, डिफाइन ही नहीं हुई है, तो कंपाइलर इस गेट नेम के फंक्शन पे एरर दे देता है कि देयर इज नो फंक्शन एज गेट नेम इन द स्टूडेंट क्लास, क्योंकि उसे उसने अभी तक स्टूडेंट की क्लास देखी नहीं। सेम वे में जो एड स्टूडेंट में जहाँ पे फंक्शन कॉल रहा था एड फैकल्टी का, कभी अभी स्टूडेंट की क्लास जब डिफाइन ही नहीं हुई, तो ये एड फैकल्टी का फंक्शन अगर मैं कोड में लिख दूंगा फैकल्टी की क्लास में, तो ये स्टूडेंट की क्लास डिक्लेयर ना होने की वजह से कंपाइलर इस फंक्शन के ऊपर भी एरर देगा कि दिस फंक्शन इज नॉट डिक्लेयर्ड या डिफाइंड एट द मोमेंट। तो इन दोनों फंक्शन को मजबूरी में मुझे आउट ऑफ लाइन बनाना पड़ा। तो दो नई चीज़ें आ गई। एक, हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की, तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की वजह से ये सारे केसेस बने। अब दोनों क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन बन गया। इस वजह से हमें वो सारे फंक्शन जो दूसरी क्लास के किसी पब्लिक या प्राइवेट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, वो सारे फंक्शंस को हमें क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर। और ये अगर आप देखें तो स्टूडेंट की जो डेफिनेशन खत्म हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास की डेफिनेशन खत्म हो रही है। इस स्टूडेंट क्लास को पूरा डिफाइन करने के बाद हमने इन फंक्शंस को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो हमने ये अगर देखें तो ये फैकल्टी की क्लास में दो फंक्शंस थे जिनको हमने डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ डिक्लेयर किया था। तो इनको डिफाइन इसलिए नहीं किया था कि अगर मैं यहीं पे ये कोड लिख देता तो प्रिंट स्टूडेंट्स के अंदर फंक्शन कॉल होना था गेट नेम का, स्टूडेंट डॉट गेट नेम का, ठीक है। तो ये जो गेट नेम का फंक्शन कॉल करना था यहाँ पे, तो जब ये फैकल्टी की क्लास डिफाइन हो रही है उस वक्त हमने तो सिर्फ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन बताई है स्टूडेंट की। तो कंपाइलर को बिल्कुल नहीं पता कि स्टूडेंट के अंदर गेट नेम से एक फंक्शन भी होगा, ऐड फैकल्टी के नाम से भी एक फंक्शन होगा, स्टूडेंट के अंदर और क्या कुछ होगा। तो इस जगह पे अगर मैं इसको डिफाइन कर देता तो इस फंक्शन में उस स्पेसिफिक फंक्शन कॉल पे भी एरर आ जाता कि मुझे कंपाइलर को स्टूडेंट का तो पता है कि स्टूडेंट की क्लास है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या कुछ है, क्योंकि कंपाइलर ने अभी तक कोड जो कंपाइल किया वो लाइन नंबर 27 तक की है। तो स्टूडेंट की क्लास की बाकी डेफिनेशन, ये ऐड फैकल्टी का फंक्शन, ये गेट नेम का फंक्शन, जितने भी हैं नीचे, ये सारे फंक्शन स्टूडेंट की क्लास के डेफिनेशन के बाद नजर आएंगे कंपाइलर को। Can you use function using scope as a define this function within class? हमने क्लास स्टूडेंट जो है इसकी डिक्लेरेशन पहले दी है, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में क्लास के नाम के साथ भी कर दें, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो क्लास की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हो सकती है, वो हमने यहाँ पे कर दी। तो इन दो फंक्शन को इसलिए हमने इन लाइन नहीं बनाया, इनको हमने आउट ऑफ लाइन बनाया। नहीं, जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होती है उससे कंपाइलर को सिर्फ नाम पता चलता है कि इस नाम से एक क्लास एग्जिस्ट करती है, उस क्लास के अंदर क्या कुछ है ये पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया। तो पहला केस हमें ये पता चला कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन में कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करने की जरूरत ही तब है जब दोनों क्लासेस एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। नेस्टेड क्लास तो चल ही नहीं सकती ना भाई, नेस्टेड क्लास चल ही नहीं सकती। नेस्टेड क्लास इसलिए नहीं चल सकती कि मेन में दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हम किसी एक क्लास को मेन से हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेस्टेड क्लास के केस में जो नेस्टेड अंदर वाली क्लास होती है वो हाइड हो जाती है, ठीक है। तो नेस्टेड क्लास तो बन ही नहीं सकती, बनानी ही नहीं है। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंटली रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हमें ये जो डिज़ाइन बनाई, ये डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, हमारा कोड लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है जी। तो ये हमने जो डिज़ाइन था इसमें ये दो फंक्शन बाहर इसलिए लिखे थे। अब स्टूडेंट की क्लास में जाएँ तो स्टूडेंट की क्लास में डाटा मेंबर्स डिक्लेयर हैं, ऐड फैकल्टी का फंक्शन वही चेक करे कि 5 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स एक स्टूडेंट के नहीं हो सकते।
तो वो एग्जैक्टली उसी लॉजिक पे, जैसे स्टूडेंट था उसी तरह फैकल्टी की लॉजिक में स्टूडेंट के पास फैकल्टी की एरे है, उसमें फैकल्टी का अकाउंट है, उस अकाउंट के ऊपर नया फैकल्टी मेंबर को प्लेस करके अकाउंट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट के अंदर ऐड फैकल्टी का फंक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, गेट फैकल्टी ये काउंटर बता रहा है। इसको भी फंक्शन को कॉन्स्ट होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, मैं भी नहीं करता क्योंकि फिर वो बल्कि कर देता हूं। इस फंक्शन को भी कॉन्स्ट होना चाहिए, प्रिंट फैकल्टी वाले फंक्शन को भी कॉन्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शंस कॉन्स्ट बना दिए आप। इस तरह गेट नेम का फंक्शन जो ये भी कॉन्स्ट है ऑलरेडी। सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की क्लास में कुछ फंक्शंस मौजूद थे। अब ये डिज़ाइन पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो गया। हमने बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बनाया और हमने एक कंस्ट्रेंट ये भी लगाई कि हमेशा जब भी कोई एडिशन होगी तो पहले फैकल्टी में स्टूडेंट ऐड होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो जो स्टूडेंट के अंदर फैकल्टी का मेंबर ऐड होना है वो उसके बाद ऐड होगा। तो उस केस के लिए हमने इसको इसको फ्रेंड फंक्शन, फैकल्टी के एक फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बना लिया। ठीक हो गया जी यहाँ तक। तो अब ये मेन पे आ जाता है। तो मेन में 3 स्टूडेंट्स बने, गुड, बेटर एंड बेस्ट। उसके बाद फैकल्टी में ऑफ कोर्स बेस्ट फैकल्टी और फिर उसके बाद बाकी फैकल्टी। और फैकल्टी 1 के अंदर स्टूडेंट ऐड किया, फैकल्टी 2 के अंदर 2 स्टूडेंट्स ऐड किए। ठीक है, क्लास के अंदर इस तरह से रजिस्टर हो गया। फिर हमने इसी तरह स्टूडेंट में से एरे प्रिंट की, फैकल्टी की 2 स्टूडेंट्स में से प्रिंट की और इस तरह फैकल्टी में से हमने स्टूडेंट्स प्रिंट किए। तो ये एक फंक्शन जिसने ऐड स्टूडेंट किया था उसने फैकल्टी की क्लास के अंदर भी उसने स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी फैकल्टी मेंबर ऐड किए थे। ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं। तो इसको ज़रा हम कंपाइल कर लेते हैं कोड को। पहले ये मेन को रीनेम कर लें। चलिए इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ये वार्निंग्स में आपसे बाद में पूछूंगा कि ये क्यों आई है। ये मैंने आपसे पूछनी है। ठीक है, ये क्या हो गया जी। अच्छा, इसमें को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो मेन में लिखा हुआ है स्टूडेंट 1 क्रिएट हुआ, स्टूडेंट 2 क्रिएट हुआ, स्टूडेंट 3 क्रिएट हुआ, उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स क्रिएट हुए, उसके बाद फैकल्टी 1 डॉट एड स्टूडेंट S1 हो गया। कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, फैकल्टी 2 डॉट एड स्टूडेंट 2 तक भी कोई मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे प्रिंट फैकल्टी है स्टूडेंट 1 के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट 1 को देखें तो ये ऐड हुआ है फैकल्टी 1 में भी और फैकल्टी 2 में भी। तो उसके अगेंस्ट जो मैसेज है वो है गुड, ये स्टूडेंट का नाम है S1 का, इज रजिस्टर्ड विद द फॉलोइंग फैकल्टी, और दोनों फैकल्टी मेंबर्स का नाम जिनके लिए ऐड हुआ था। उसके बाद ये जो S3 डॉट प्रिंट था, S3 अगर देखें तो ये किसी भी टीचर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे वही बेस्ट इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी फैकल्टी, S3 बेस्ट नाम है उसका। उसके बाद फैकल्टी 2 डॉट प्रिंट स्टूडेंट किया। तो फैकल्टी 2 के अंदर हमने जो स्टूडेंट्स ऐड किए थे वो कौन कौन से थे, S1 और S2, यानी कि गुड एंड बेटर। तो यहाँ पे गुड एंड बेटर जो है वो दोनों मैसेजेस उनके नाम प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये गेट नेम वाला फंक्शन था जो प्रिंट फैकल्टी प्रिंट स्टूडेंट में कॉल हुआ था। तो ये एग्जांपल सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली दोनों क्लासेस के अंदर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन स्टोर की। ठीक है, और उस जो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है उसको हमने स्टोर ऐसे किया कि पार्ट नहीं बनाया लेकिन यूजेस वाला रिलेशनशिप बनाया कि a faculty member uses the information of a student and a student uses the information of a faculty member। ठीक हो गया। तो अब बाकी जो दो एसोसिएशन के तरीके हैं वो मतलब दो टाइप्स हैं या दो वे में डिफरेंट तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक है एसोसिएशन रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है जिस तरह आप इसको कहते हैं ना कि रिकर्सिव, ये उसी तरह का कीवर्ड है। मैं इसको जरा मेन को कमेंट करूँ पहले और इसके जो मेन इसको कमेंट करूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जो कोर्स है, कोर्स की अगर रिलेशनशिप देखें तो कोर्स
अपना अपने ही जैसे किसी कोर्स का प्रीरेक हो सकता है, या किसी एक कोर्स का अपनी ही जैसा कोई और कोर्स जो है वो प्रीरेक हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रीरेक का पॉइंटर पड़ा हुआ है। यानी कि नया कोर्स नहीं क्रिएट करना, ऑलरेडी एक क्रिएटेड कोर्स था। जैसे ऊप और पीएफ की बात करें, तो पीएफ ऑलरेडी क्रिएटेड कोर्स है सिस्टम में। लेकिन ऊप के लिए वो प्रीरेक कोर्स है, तो प्रीरेक का पॉइंटर बनाया है, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ऊप के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रीरेक में हम पीएफ का पॉइंटर रखेंगे, और इसको कांस्टेंट पॉइंटर, ठीक है, वो मे बी यहाँ पे भी कांस्टेंट पॉइंटर ही चाहिए थे, लेकिन इन एनी केस इस एग्जांपल में हमने इसको कांस्टेंट लिख दिया डिज़ाइन में। कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल ये जो प्रीरेक है बाय डिफ़ॉल्ट नल पास हो रहा है, लेकिन अगर ये कोई यूज़र वैल्यू पास कर देगा तो जो भी एड्रेस यहाँ पे आएगा वो एड्रेस इस प्रीरेक के ऊपर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ नल स्टोर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट में नल स्टोर हो जाएगा अगर यूज़र जो कोर्स क्रिएट कर रहा है उसका सिर्फ अपना नाम बताता है, उसका प्रीरेक का नाम नहीं बताता, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद वही फ्रेंड यहाँ पे बनाया हुआ है ओस्टिम ऑपरेटर को, आपको याद है कि हमने इसको फ्रेंड की जगह हमने इसको बगैर फ्रेंड के भी काम किया था। ओस्टिम ऑपरेटर जो हमने था यहाँ पे डाला ही नहीं था। हमने ओस्टिम ऑपरेटर को बिल्कुल क्लास से बाहर ले गए थे, और किया क्या था, ये सिर्फ फ्रेंड इसलिए बनाया है कि कोर्स के जो नेम या प्रीरेक का जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स है, इनको एक्सेस करने इस फंक्शन में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट प्रीरेक, इनको एक्सेस करें तो प्राइवेट डाटा है इस ऑब्जेक्ट का, इसलिए इस फंक्शन को फ्रेंड बनाया। लेकिन हमें पता है कि इस फ्रेंड से बचाने के लिए हम यहाँ पे इनको इन दोनों डाटा मेंबर्स के गेटर्स प्रोवाइड कर सकते थे। गेटर्स प्रोवाइड करके हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर कोड लिखा भी है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का। तो फ्रेंड फंक्शन करने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, वैसे बाय द वे पिछली एग्जांपल पे अगर वापस जाएँ तो वहाँ पे फ्रेंड को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था। आपके ज़हन में कोई आइडिया है कि इसमें फ्रेंड फंक्शन अगर ना बनाते सैड स्टूडेंट को तो क्या करते? नहीं, नहीं, स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर तो यूज़ करते हैं स्टैटिक मेंबर्स के लिए। हाँ जी, गेटर सेटर ऐड करते पहली बात तो ये हो जाती है। इस फंक्शन को सिंपली पब्लिक कर देते, पहली बात तो ये हो गई। ये जो स्टूडेंट के अंदर ऐड फैकल्टी का फंक्शन हमने प्राइवेट किया था, हमने इसलिए किया था कि कोई भी पर्सन कोई कोई भी मेन के अंदर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट ऐड फैकल्टी कॉल ना कर सके। मैं कहता हूँ कि अगर फ्रेंड खत्म करना है तो हम इसको पब्लिक कर दें ताकि मेन से भी एक्सेसिबल हो जाए और इस फंक्शन में भी एक्सेसिबल हो जाए। पहली बात तो ये होगी। तो दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि ये जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है, अब ये इंडिपेंडेंटली भी कॉल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहीं से ऐड स्टूडेंट के अंदर से कॉल हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऐड फैकल्टी का फंक्शन है, हमें इसकी डेफिनेशन को जाके भी थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन को चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जिस तरीके से डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर को अपने पास स्टोर कर रहा है, ये इससे पहले चेक कर ले कि ये जो फैकल्टी का ऑब्जेक्ट मुझे पास हुआ है, इस फैकल्टी के ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो दिस है, यानी कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड है कि नहीं। तो मेरे मुझे सिर्फ एक फंक्शनैलिटी फैकल्टी की क्लास में चाहिए थी कि वो जो स्टूडेंट्स इसके पास एडिट हैं, मैं आइटरेट करके हर स्टूडेंट की कोई आईडी वगैरह चेक कर लूँ या नेम वगैरह जो भी उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उसको चेक करके मैच कर लूँ कि क्या ये करंट ऑब्जेक्ट से सिमिलर है कि नहीं। अगर करंट ऑब्जेक्ट वाली इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो ये भी अपने पास इस फैकल्टी मेंबर को ऐड कर ले। अदरवाइज यहाँ से जिस तरह स्टूडेंट के ऐड फैकल्टी फंक्शन के अंदर अगर फैकल्टी मेंबर के पास स्टूडेंट एडिड नहीं है, तो यहाँ से फैकल्टी मेंबर डॉट ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करें। तो दोनों फंक्शंस के अंदर अब देखें यहाँ पे वो सेल्फ कंटेनमेंट वाली बात आ गई ना, कि स्टूडेंट का ऐड फैकल्टी फंक्शन एक्चुअली खुद चेक करे कि क्या मैं एक फैकल्टी मेंबर अपने पास ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि पहले चेक कर ले कि फैकल्टी के पास स्टूडेंट ऐड हुआ है कि नहीं। तो इस इफ में सबसे पहले ये चेक करेगा कि फैकल्टी मेंबर के पास स्टूडेंट ऐड है कि नहीं। अगर नहीं ऐड है तो फैकल्टी का भी ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो जाए। जब वो सक्सेसफुली रिटर्न हो तो फिर यहाँ पे फैकल्टी ऐड हो, और इसी तरह से ऐड स्टूडेंट का फंक्शन जो यहाँ पे था इसके अंदर तो ये चेक पहले ही हो रहा है। तो देखें डिज़ाइन में जब हमने फ्रेंड को ख़त्म किया तो हमारी दोनों क्लासेस खुद से ही सेल्फ कंटेन क्लासेस बन गई। ये बेहतर रूप का डिज़ाइन है ना। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी यही मैं एडवोकेट कर रहा था कि फ्रेंड फंक्शन बनाना एक्चुअली सही तरह से ऊप को यूज़ करने को वायलेट करता है। ठीक है, ये सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे ओपन कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये बात? कि फ्रेंड जब बना दिया तो मजबूरी में हमने डिपेंडेंसी डाल दी दोनों क्लासेस के अंदर, और इनको इतना
इसे कहते हैं स्ट्रांगली कपल्ड, ठीक है? ये लफ्ज़ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कपलिंग, ठीक है? ये जो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है ऊप के डिज़ाइन के अंदर या क्लासेस के डिज़ाइन के अंदर, ये बहुत बुरी चीज़ है। हम जितना लूज़ली कपल्ड हों कि एक क्लास का एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के किसी ऑर्डर पे डिपेंड ना करता हो कि पहले वो फंक्शन कॉल होगा तो फिर मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बहुत स्ट्रांगली कपल्ड है जो कि अच्छी बात नहीं है। इसे लूज़ली कपल्ड होना चाहिए था और एक फंक्शन इंडिपेंडेंटली मेन से कॉल हो जाए तो वो दूसरे फंक्शन को खुद ही अपनी मर्ज़ी से कॉल करे और अपनी फंक्शनैलिटी एंड टू एंड खुद इम्प्लीमेंट करे। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? येस और नो? चलिए जी, मेजॉरिटी वोट तो हो गई, येस आई गेस। तो चलिए मैं अब दूसरी क्लास पे आ जाता हूँ जिसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पे भी हम फ्रेंड को रिमूव कर सकते थे गेटर सेटर डाल के, और ये अगर देखें तो ये कोर्स के अंदर इसी कोर्स टाइप का एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव या रिकर्सिव भी कह सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव एसोसिएशन है। तो हम इस केस में जब एक एग्जांपल में देखें तो हमने एक कोर्स बनाया, इसका कोई प्रीरेक नहीं है, लेकिन दूसरा कोर्स बनाया तो इसका प्रीरेक एक हमने जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसको प्रीरेक बना लिया। और जब हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं तो ऊप के साथ जो आएगा, ये अगर देखें तो इसमें डिस्प्ले ये हो रहा है कि अगर इसका प्रीरेक नल है तो फिर तो कुछ डिस्प्ले ना हो, अदरवाइज प्रीरेक डिस्प्ले हो। तो आउटपुट में पीएफ के लिए आएगा प्रीरेक नन और ऊप के लिए आएगा प्रीरेक पीएफ। तो इसको भी रन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पीएफ के लिए प्रीरेक नन है और ऊप के लिए प्रीरेक पीएफ है। ये रिफ्लेक्सिव हो गई। इसके बाद हम तीसरे लेवल पे आते हैं, जो तीसरी टाइप की एसोसिएशन हो सकती है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एसोसिएशन। बहुत सिंपल है, मतलब ये दो एग्जांपल सिर्फ आपको दिखानी थी। लेकिन इनडायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब ये है कि एग्जांपल ये थी कि एक बस और स्टूडेंट वाली जो एग्जांपल थी ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ये है कि बस तो अपनी सिंपल इन्फॉर्मेशन है कि बस का नाम क्या है, बस का रूट नंबर क्या है। ठीक है, उसी के गेटर सेटर डाले हुए यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट ऑफिस की क्लास असल में एक डिज़ाइन है जिसके अंदर हमने किया ये है कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर स्टैटिक बस के एरे डाल दिए ग्लोबल बनाने की जगह, और इसी तरह हमने उसको एक्सेस करने के लिए एक स्टैटिक फंक्शन बना दिया जो कि रूट नंबर इनपुट लेता है और उसके रूट पे चलने वाली बस का पॉइंटर रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है कि अगर ये जो आईडी यूज़र ने पास की है वो इस बस की आईडी के इक्वल है तो इसका एड्रेस रिटर्न कर। और ये जो स्टैटिक एरे थी, ये जो बसेस एरे है, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। तो स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज़ करना होता है। तो यहाँ पे 10 बसेस इसके अंदर एरे में ऐड की हुई है। तो ये जो 10 बसेस ऐड की हुई हैं, अब यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर सिंपल स्टूडेंट का नेम है और अब ये रूट आईडी है। ये देखें तो ये जो बस 1 लिखा हुआ है, ये इस बस की बसेस को अगर आप देखें तो ये बस का नेम है और जो उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो उसका राउट है। ठीक है, तो आईडी जो है वो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट ऐड हो रहा है इसका जो राउट आईडी है, ये बस का, ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये इसकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट जब भी जब भी स्टूडेंट अपना क्रिएट होता है तो वो साथ अपने बस की आईडी स्टोर करता है कि ये स्टूडेंट इस बस में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इस केस में हम ये स्टूडेंट ऐड किया, ये बस नंबर 11 पे जाता है, रूट नंबर 11, बस नंबर 11 ही रूट नंबर 11 पे जाता है। दूसरा स्टूडेंट है ये रूट नंबर 2 पे जाता है। अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट को रूट नंबर का पता है, उस पे कौन सी बस चल रही है ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एग्जांपल है कि आपने रूट नंबर एक बीच में कॉमन इन्फॉर्मेशन रख दी, बस को अपना रूट नंबर पता है, स्टूडेंट को अपना रूट नंबर पता है। बस के पास रूट नंबर की इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि इस बस इस रूट पे जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे एक स्टूडेंट की बस चेक करना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट से रूट नंबर पूछते हैं, वो रूट नंबर रिटर्न होता है तो हम ये गेट बस में पास कर देते हैं कि इस रूट नंबर की बस कौन सी है। ये हमने फंक्शन बनाया था ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर, ये गेट बस वाला जो आईडी मैच करता था, और उस आईडी मैच हो जाने पे हम वो बस का पॉइंटर रिटर्न कर देते थे। तो वो जो बस का पॉइंटर हमें मिलता था वो हम यहाँ पे यूज़ कर देते कि इस स्टूडेंट की ये वाली बस है।
ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्टली पॉइंटर भी नहीं रखा बस का, हमने डायरेक्टली कोई एड्रेस नहीं रखा बस का स्टूडेंट में। हमने रूट रूट नंबर रख दिए कि किस रूट पे ये स्टूडेंट जाता है। जिस स्टूडेंट का ये रूट है, उसकी बस हम दोबारा यहाँ पे बसेस में जाके चेक करेंगे। कोई इस डिज़ाइन का फ़ायदा बता सकते हैं क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप का? नहीं, नहीं, पॉइंटर नहीं यूज़ किया हुआ। अगर आप देखें तो बस की क्लास के अंदर सिर्फ़ आईडी है, रूट नंबर है। नहीं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी नहीं है। अ, अच्छा, जो मेन में कह रहे हैं, हाँ जी, ये बस का पॉइंटर रिटर्न होता है ना गेट बस के फंक्शन से। ये तो मेन के अंदर ये बस का पॉइंटर रिसीव किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड था, बस इसके ऑब्जेक्ट हमने ग्लोबली क्रिएट किए थे। हमने सिर्फ उसका एड्रेस रिटर्न किया जो कि इस बस पीटीआर के अंदर कॉपी की। ये जो सिंटेक्स है, ये कॉपी करने का सिंटेक्स है। ये वो इनिशियलाइजर वाला सिंटेक्स है। इज इक्वल टू लगा रहे हैं आप। ठीक है जी। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बसेस की इंफॉर्मेशन है, ये बसेस की इंफॉर्मेशन हमने एक क्लास बनाई है मैनेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिस। कल को हम इस एरे के अंदर चेंज कर देते हैं, तो हम कह देते हैं जी कि रूट नंबर 5 के ऊपर अब बस नंबर 10 जाएगी। हो सकता है कुछ अरसे के बाद हमें पता चला यूनिवर्सिटी को कि इस रूट पे ज़्यादा स्टूडेंट है, तो पहले छोटी बस यहाँ पे जाती थी, अब वो बस चेंज करके हमने बड़ी बस इस रूट पे भेज दी है। तो हमने सिर्फ इस एरे के अंदर चेंज कर दी कि रूट 5 वही है, बस नंबर यहाँ पे चेंज कर दी। तो उसका मतलब ये जैसे भी आपने बनाई होगी, यहाँ पे तो इस तरह से बनी हुई है, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने बसेस को मेंटेन करने का कोई अलग से एरे, कोई अलग से सिस्टम बनाया होगा। तो बस की रूट नंबर जिस भी बस का ये होगा, वो बस डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट को ये देखने की ज़रूरत नहीं कि बस कौन-सी स्पेसिफिकली है जिसमें मैं जाता हूँ। स्टूडेंट को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैं इस रूट पे जाता हूँ। बसेस की इन्फॉर्मेशन पीछे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस तरह के केसेस में फ़ायदा देती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कह सकते हैं अपने तौर पे कि आप एक कोर्स में रजिस्टर हो रहे हैं, आप फैकल्टी मेंबर के साथ रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में इसी तरह होता है कि आप वो कोर्स में रजिस्टर होते हैं, किसी एक सेक्शन में रजिस्टर होते हैं, उस सेक्शन को टीचर बाद में असाइन हो जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बीच में जिस तरह इस बार भी हुआ था कि किसी एक सेक्शन के टीचर बीच में चेंज हो गए थे। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन के बस सेक्शन वही है, स्टूडेंट वही रजिस्टर्ड है। स्टूडेंट को पता है कि मैं इस सेक्शन में हूँ, और फैकल्टी मेंबर को सेक्शन के लिए चेंज कर दिया, तो स्टूडेंट के लिए नया टीचर असाइन हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है जी, टाइम्स ऑलरेडी अब, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।